हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पुर्तगाली गवर्नर्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे, नीनो डी कुन्हा तक हम लोग पढ़ चुके थे। इसके आगे हमें पढ़ना था गार्सिया डी नोरोना के बारे में बताना था आपको। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। गार्सिया डी नोरोना जो है 14 सितंबर 1538 ईस्वी को वायसराय बन करके भारत आया था। और ये अप्रैल 1540 तक यहाँ पर वायसराय बन के रहा। इसने जो है दमन, सालसेट, चोल, बम्बई, सेंट थॉमस, मद्रास और हुगली में अपने केंद्र स्थापित किए। कहते हैं कि अब तक जितने भी गवर्नर बने थे उनमें लास्ट गवर्नर ये था जिसने कुछ क्षेत्रों को विजिट किया था। इसके बाद के जो भी थे वो बहुत कमज़ोर गवर्नर थे। पुर्तगाली गवर्नर जो थे वो बहुत ही कमज़ोर थे, वो अच्छे से शासन नहीं कर पाए। बल्कि जो भी पहले के गवर्नर जो थे उन्होंने जो भी भूखंड जो भी जीता था उसको वो खो बैठे थे। ठीक है, तो गार्सिया डी नोरोना ने क्या किया था कि श्रीलंका के अधिकांश भागों को भी ये अपने अधिकार में कर लिया था। और 1559 में पुर्तगालियों ने दमन पर भी अपना अधिकार कर लिया। जिस समय दमन पे पुर्तगालियों ने अपना अधिकार किया था उस समय यहाँ का जो पुर्तगाली गवर्नर था वो कॉन्स्टेंटिनो डी ब्रिगेंजा था। इसके पास लगभग 50 दुर्ग थे और 100 से अधिक जहाजी बेड़ा था। इस समय जो उत्तरी भारत में इस समय जो शासक था वो अकबर था। उत्तर भारत में अकबर का शासनकाल था। ठीक है, इसके बाद से जो भी पुर्तगाली गवर्नर बन कर के आए वो जो है बहुत ही कमज़ोर थे। वो अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर पाए और न ही जो भी भूखंड इनके हाथों में था, जो भी क्षेत्र इनके हाथों में थे वो धीरे धीरे इनके हाथों से फिसलते चले गए। जब 1580 में पुर्तगाल जो है स्पेन में विलय हो गया और स्पेन में मिल गया और ये अपनी स्वतंत्रता खो बैठा, तो इस समय पुर्तगाली गवर्नर जो था वो थी लुइस अर्तागई था। इसकी मृत्यु गोवा में मार्च 1581 में ही हो गई थी। 1581 के बाद अनेक स्थानों पर पुर्तगालियों सैनिकों को कई स्थानों पर पराजय का सामना करना पड़ा। ठीक है, 1596 में डचों ने पुर्तगाली को दक्षिण पूर्वी भागों से या दक्षिण पूर्वी एशिया से बाहर निकाल दिया था। इसके पश्चात जो है 1641 में मलक्का दुर्ग, 1658 में श्रीलंका, 1663 में मालाबार के सभी जो दुर्ग थे वो उनके अधिकार क्षेत्र में आ गए। तो डचों के अधिकार क्षेत्र में आ गए। अंग्रेज़ों ने भी 1612 ईस्वी में पुर्तगालियों को पराजित किया और सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया। इसमें मुगल शासक कौन था, तो जहांगीर था। 1622 में अंग्रेज़ों ने फारसी सेना की सहायता से हारमूज में पुर्तगालियों को पराजित किया। उधर शाहजहाँ का सिपह सालार जो था कासिम खां, उसने भी पुर्तगालियों को हराया और वहाँ से उनसे हुगली को छीन लिया। ठीक है, इसी प्रकार मराठों ने भी 1639 ईस्वी में पुर्तगालियों को हराया और सालसेट और बेसिन को छीन लिया। ठीक है, इस प्रकार से धीरे धीरे पुर्तगालियों के हाथों से उनके जो अधिकार क्षेत्र थे वो धीरे धीरे निकलते चले गए। ठीक है, तो 1661 में जो था 1661 में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जो थे चार्ल्स द्वितीय द्वारा पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह था पुर्तगाली राजकुमारी का चार्ल्स द्वितीय के साथ कर दिया गया और बम्बई जो है उन्हें दहेज में दे दिया गया। और इस मुंबई को जो उन्हें दहेज में मिला था उन्होंने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया। ठीक है, तो पुर्तगाली जो है सबसे पहले 1498 में सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में 1961 में भारत से ये वापस गए। भारत का अंतिम जो पुर्तगाली वायसराय था वो मैनुअल एंटोनियो वास्लो ई सिल्वा था। अंतिम पुर्तगाली का नाम क्या था, मैनुअल एंटोनियो वास्लो ई सिल्वा।
जो 1958 से 1961 ईस्वी तक यहाँ पे शासन किया। अच्छा, पुर्तगाली वायसराय राज्य अल्मेड़ा था, उन्होंने एक व्यवस्था जारी की थी, कार्टेज व्यवस्था। इस कार्टेज व्यवस्था को क्या कहते हैं, इसके बारे में भी थोड़ी सी जान लेते हैं। कार्टेज पद्धति को जो है अल्मेड़ा ने जो चालू किया था, वो हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रण करने के लिए उस पर कर लगाने के प्रयास से उसको आरंभ किया था। कार्टेज का तात्पर्य होता है परमिट, मतलब आदेश लेना। तो जिसको भी मतलब समुद्री मार्ग में व्यापार करना होता था, वो पुर्तगालियों से परमिट लेता था, जिसके तहत उन्हें क्या होता था कि उनके साथ व्यापार नियंत्रण के लिए, मतलब वो दूसरे देशों के साथ मतलब उनकी व्यवस्था से बाहर जाकर के व्यापार न कर पाएँ, इसके लिए उन्होंने कार्टेज व्यवस्था बना रखी थी। इस व्यवस्था के तहत उनके साथ एक काफिला व्यवस्था चलती थी। काफिला चलता था, जहाजी बेड़े का काफिला चलता था, जिससे वो उनके समुद्री लुटेरों से उनकी सुरक्षा भी करते थे और उन पर निगरानी भी रख सकते थे कि वो मतलब उनके सीमा क्षेत्र से बाहर जा कर के या उनके विरुद्ध वो कोई षड्यंत्र नहीं कर रहे हैं, या फिर उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जा कर के वो कहीं व्यापार तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है। इसके तहत स्थानीय व्यापारी जहाज़ों का छोटा सा काफिला होता है, जिसका रक्षा के लिए पुर्तगाली बेड़ा साथ साथ चलता था। जिसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि कोई भी जहाज़ पुर्तगाली व्यवस्था से बाहर जाकर व्यापार न कर सके। ठीक है। तो और पता है, पुर्तगाली स्वयं को जो है सागर का स्वामी कहते थे, और मुग़ल बादशाह को भी कार्टेज लेना पड़ता था। समुद्री व्यापार करने के लिए उन्हें भी कार्टेज लेना पड़ता था। अच्छा, पुर्तगालियों का पतन कैसे हुआ? पुर्तगालियों के पतन के लिए जो थे वो निम्नलिखित कारण, बहुत सारे कारण जो है मतलब पुर्तगालियों के पतन के लिए बहुत सारे कारण उत्तरदायी थे। जैसे पुर्तगालियों का भ्रष्ट शासन, उनका शासन जो था अच्छा नहीं था, भ्रष्ट शासन था उनका। दोषपूर्ण व्यापार प्रणाली थी। व्यापार प्रणाली भी कैसी थी? तो दोषपूर्ण थी। धार्मिक और वैवाहिक नीतियाँ भी कैसी थी? वो भी सही नहीं थी। उनके योग्य शासकों का अभाव था। सीमित साधन थे उनके पास। स्पेन द्वारा पुर्तगाल का विलय कर लिया गया था। ठीक है। और मुग़ल साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। ठीक है, मुग़ल साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, ये भी एक प्रमुख कारण था उनके पतन का। तो डच एवं ब्रिटिश शक्तियों का उदय भी हुआ। आदि पुर्तगालियों के पतन के निम्न कारण थे। ठीक है। फिर से पुर्तगाली जब भारत में आए तो कुछ न कुछ तो प्रभाव डाले ही होंगे। तो उनके द्वारा क्या प्रभाव डाले गए, कैसे प्रभाव उनके पड़ा? तो पुर्तगालियों का भारत पर निम्न प्रभाव पड़ा। सर्वप्रथम भारत जापान व्यापार प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है वो पुर्तगालियों को ही जाता है। भारत का जो जापान से व्यापार हुआ उसका जो श्रेय जो जाता है, किसको जाता है? पुर्तगालियों को ही जाता है। पुर्तगालियों ने राजनीतिक परिवर्तन का भी सूत्रपात किया था। ठीक है। मध्य अमेरिका से तंबाकू लेके आए, मूंगफली, आलू, मक्का, पपीता और अमरूद का भारत में प्रवेश कराया। ये भी जो है पुर्तगालियों के द्वारा ही हो पाया था। बादाम, लीची, संतरा, अनानास एवं काजू का प्रवेश भी अन्य देशों से भारत में पुर्तगालियों के माध्यम से ही पहुंचा। जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस जो है 1556 ईस्वी की स्थापना भारत में पुर्तगालियों ने ही प्रारंभ की। 1556 में जो प्रेस प्रिंटिंग की स्थापना की गई थी वो पुर्तगालियों के द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। गोथिक स्थापत्य कला का भी आगमन हुआ, ये भी पुर्तगालियों के द्वारा ही हुआ था। ठीक है। औषधि वनस्पतियों से संबंधित पहला वैज्ञानिक ग्रंथ का जो प्रकाशन जो हुआ था वो भी गोवा में हुआ था, वो भी पुर्तगालियों के द्वारा ही किया गया था। ठीक है। तो ये तो पुर्तगालियों का आगमन तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद कौन सी कंपनी आई होगी? ठीक है, कौन सी कंपनी आई, कौन सी नहीं, तो इसके बाद देखेंगे। तो अगर कंपनी का क्रम अगर देखा जाएगा तो कंपनी के क्रम में सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डच आए, फिर उसके बाद से डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। ठीक है। लेकिन अगर भारत में यूरोपियों के आने का क्रम अगर देखा जाए तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, है ना, अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। अब देखिए यहाँ पे आए तो पहले डच थे, लेकिन कंपनी जो है सबसे पहले किसकी स्थापित की गई थी? तो अंग्रेजों ने अपनी कंपनी सबसे पहले स्थापित की थी। ठीक है।
तो हम अभी यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ रहे हैं, यूरोपियंस का आगमन पढ़ रहे हैं, तो इसलिए पहले क्या बोलते हैं, दिमाग से उतर जाता है ना। पुर्तगालियों के बाद जो है डचों का आगमन पढ़ेंगे। ठीक है, डच जो है हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। ठीक है, डच जो है हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। ये स्पेन का पतन होने के पश्चात ही पुर्तगाली शक्ति बिखर गई थी, जिसके बाद ये 17वीं शताब्दी के मध्य डचों ने उसका स्थान ग्रहण कर लिया। जैसे पुर्तगाली शक्ति समाप्त हुई, डचों ने उसका स्थान ग्रहण कर लिया। डच क्या थे कि पहले 16वीं शताब्दी में डच जो है अपनी वाणिज्यिक या व्यापारिक जो गतियाँ थी वो उनमें सैनिक शक्तियों में अपनी बढ़ा रहे थे, क्योंकि ये पुर्तगालियों के साथ ही मिलकर काम करते थे। ठीक है, डच पुर्तगालियों द्वारा जो लाए गए पूरब के जो सामान थे वो लिस्बन से एंटवर्प तक पहुंचाया करते थे, जहां से वो सामान यूरोप के बाज़ारों में पहुंचाया जाता था। डचों ने व्यापारिक संगठन और तकनीकी तथा जहाज़रानी में नवीन प्रयोग किए। 17वीं शताब्दी में उन्होंने फ्लूट चिप का निर्माण किया, जो बहुत हल्का था और इसे खेमे के लिए कम लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, इससे आने जाने के खर्च में कटौती हुई। डच जहाज़ पुर्तगालियों की भरी और धीमी गति से चलने वाले जहाज़ से सर्वश्रेष्ठ थे। डच जो जहाज़ थे वो पुर्तगालियों के जहाज़ से सर्वश्रेष्ठ थे, क्योंकि वो हल्के थे। ठीक है, 17वीं शताब्दी में हॉलैंड यूरोप में आरंभिक वाणिज्यिक गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र बन गया। ठीक है, एशियाई वस्तुओं के व्यापार द्वारा अधिक मुनाफा कमाने की महत्वाकांक्षा ने डचों को हिंद महासागरीय एवं एशियाई क्षेत्रों की ओर प्रवृत्त किया जाने के लिए उन्हें बढ़ावा दिया। कॉर्नेलियस डी हस्टमान पहला डच था जो 1596 में पूर्वी जो सुमात्रा और बंताम पहुंचा। इसे डचों को आगामी उद्यम करने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है, तदुपरांत डचों ने भारत एवं पूर्वी जगत की कई समुद्री यात्राएं की। मार्च 1602 ईस्वी में डच सांसद द्वारा पारित उद्घोषणा से डच संयुक्त कंपनी वोक POC वेरेनिंगे ओस्ट इंडिया से अर्थात यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना की गई। इस प्रस्ताव द्वारा डच संसद ने कंपनी को 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने, युद्ध छेड़ने, संधि करने, भूमि प्राप्त करने तथा दुर्ग बनाने के संबंध में अधिकार पत्र दे दिया। कंपनी का संचालन जो है डच सरकार के आदेशानुसार 17 सदस्यीय एक बोर्ड द्वारा किया जाता था। ठीक है, कंपनी का जो संचालन था वह डच सरकार कितने में करती थी, कैसे करती थी? 17 सदस्यों का एक बोर्ड होता था, उस बोर्ड के द्वारा उस कंपनी का संचालन किया जाता था। भारत में डच व्यापार की स्थापना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि डच कंपनी का या डच व्यापार की स्थापना के बारे में बताना है तो थोड़ा लंबा टॉपिक पड़ता है ये, तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।